हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल। ठीक है, सेल पढ़ने से पहले कुछ बहुत बेसिक बातें, हम लोगों ने इतनी सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने बातें पढ़ ली। तो आखिर सेल है क्या। कोई भी जो इंडिविजुअल है, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम बहुत ही माइन्यूट क्या बोल सकते हैं, लिविंग कंपार्टमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम कहते हैं सेल। ठीक है, और पहले से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा और पहले से शुरुआत करते हैं। ये डायग्राम आप सभी लोगों को पता होगा, ये क्या है, अमीबा, राइट। अमीबा है ये, और अमीबा क्या था, सिंगल सेल था, इकलौता सेल, और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो पूरी की पूरा एक ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करती है या एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि जो सेल है, सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, सोचने वाली बात है। ये इसलिए कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है ना। तो स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि कोई भी हमारा घर होता है वो छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बना होता है, तभी तो आप ब्रिक्स जोड़ते जाइए पूरा घर बन जाएगा। तो जो ब्रिक्स है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, पूरे घर का एक छोटा सा पीस है जिसको जब आप रिपीट करते जाओगे तो पूरा का पूरा घर बन जाएगा। तो उसी यूनिट से पूरा का पूरा घर बना हुआ है, इसीलिए सेल को कहा गया स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक, अब जो दूसरा पॉइंट है जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल के बाद क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई फंक्शनल यूनिट क्यों, क्योंकि जो हम लोग लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस कर रहे हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे डिवीजन हो, ये सब क्या है, ये पूरे के पूरे फंक्शन आखिर अटेन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शन अल्टीमेटली कौन परफॉर्म करता है, सेल्स ही तो परफॉर्म करते हैं। अगर सेल्स ही परफॉर्म ना करें तो क्या हमारी पूरी बॉडी अपना फंक्शन कर लेगी, नहीं करेगी। आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा ना कि हर सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर सेल रेस्पिरेशन ना परफॉर्म करे तो क्या हमको एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्योंकि पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो सिमिलर फंक्शन एक सेल भी परफॉर्म करती है, तो इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, राइट। अगर हम सेल की बात करते हैं तो आप लोगों ने दो टर्म जरूर सुने होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, यूनि का मतलब वन, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है अमीबा। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन, है ना। मोर देन वन का मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो अगर सिंगल सेल है तो उसको यूनिसेलुलर कहा गया है, और मोर देन वन सेल है तो उसको क्या कहा गया, मल्टी सेलुलर कहा गया। तो बच्चों आप देखिए सेल्स इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके हिसाब से, उसके बेसिस पर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन भी अवेलेबल है। तो आप समझ तो गए ही होंगे कि सेल सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सेल की और बात करते हैं कि आखिर ये जो सेल है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ठीक, कैसे डिस्कवर किया था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो बच्चों आप ये बताइए कि डिस्कवरी और इन्वेंशन, दो टर्म आप लोगों ने सुने होंगे ना, डिस्कवरी और इन्वेंशन। आखिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम है। डिस्कवरी, अगर जैसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक,
तो हमने यहाँ डिस्कवर्ड लिखा, अगर हम इन्वेंटेड लिख देंगे तो क्या है, सही होगा? तो सवाल अभी भी वही है कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, डिस्कवरी का मतलब हो गया कि ऐसी चीजें जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं और हमने उसको सिर्फ और सिर्फ ढूंढा है। ठीक है, वो चीज पहले से नेचर में थी, बस छुपी हुई थी, बस हमने उसको किसी तरीके से ढूंढ लिया, तो वो कहा जाता है डिस्कवरी। इन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी नई चीज हमने बनाई जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती थी। जितनी भी मशीनरी है वो सब इन्वेंशंस है ना, क्योंकि वो नेचर में अपने आप तो थे नहीं। ठीक है, वो नेचर में अपने आप तो थे नहीं, हमने उनको प्रिपेयर किया, खुद से बनाया है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, इन्वेंशन। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप फिश ढूंढ लीजिए नई, कोई फ्रॉग ढूंढ लीजिए, कोई नया प्लांट ढूंढ लीजिए, कोई नया एलिमेंट ढूंढ लीजिए जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्कवरी होगी। और अगर आपने खुद से प्रिपेयर किया है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं इन्वेंशन। ठीक है, और आजकल एक टर्म और बहुत कॉमन है, इनोवेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ढूंढ के रखिएगा कि आखिर इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है, ढूंढ के रखिएगा, राइट। तो वापस हम लोग चलते हैं सेल के पास। तो जो सेल है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और जो सेल को डिस्कवर किया था, कैसे किया था, कि इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके, जो कॉर्क होता है, कॉर्क के बहुत ही थिन सेक्शंस इन्होंने काटे थे। कॉर्क देखा है कभी आप लोगों ने बच्चों, कॉर्क देखा है? नहीं देखा है तो एक सिंपल काम कर सकते हैं कि जैसे घर में मम्मी लोग कलर यूज करती, तो पता नहीं, अभी तो प्लास्टिक के ढक्कन आते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, कॉर्क के ढक्कन आते थे, एकदम सूखा सूखा ड्राई होता है। या आप देखो शटल कॉक तो देखा होगा ना, शटल कॉक, ठीक है, उसके जो नीचे का जो बेस होता है वो भी कॉर्क का बना होता है। तो कॉर्क बेसिकली क्या है, ये एक प्लांट का जो डेड प्लांट का बार्क कह सकते हैं। ठीक है, तो जो डेड स्केल्स है उसी से ये कॉर्क बनता है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की सेल्स के पतले पतले सेक्शंस काटे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इतना बड़ा कॉर्क का पीस था, जब इसके बहुत ही पतला सा एक सेक्शन काटा, तब उन्होंने देखा कि उस सेक्शन में कुछ तो इस तरीके की डिजाइन्स बनी हुई है, राइट। उस सेक्शन में इन्होंने ये देखा, कॉर्क के सेक्शन में रॉबर्ट हुक ने देखा कि कुछ तो इस तरीके का डिजाइनिंग पैटर्न बना हुआ। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई आखिर ये डिजाइन क्यों बनी हुई है ना, कुछ तो लॉजिक होगा इस डिजाइन बनने का। ठीक है, कुछ तो लॉजिक होगा इस डिजाइन के बनने का। तो उन्होंने देखा कि भाई जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो बेसिकली इन्होंने जो इसी कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया सेल। और ये देखा कैसे, इन्होंने देखा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखा कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास? देखा होगा, ऐसे गोल गोल सा होता है, डंडी निकली होती है। ठीक है, ज्योतिषी जैसे हाथ देखते हैं, आप भी बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते होंगे, सनलाइट की रेस को कंसंट्रेट करते होंगे एक ही जगह पर, कन्वर्जिंग लेंस जिसको बोलते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जब इन्होंने इस स्लाइड को देखा, वहां पर इस तरीके से इनको ये सेक्शंस दिखे। इस एक कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया, वो नाम दिया क्या, सेल। ठीक है, अब मजेदार बात क्या, जो आगे पता लगा कि बेसिकली इन्होंने सेल नहीं ढूंढा था, इन्होंने ये कंपार्टमेंट्स ढूंढे थे जो कि एक्चुअल में सेल वॉल थे, लेकिन ठीक है, तो ये बाद की बात है, लेकिन जो इनिशियली इन्होंने फाइंड आउट किया और इसी को इन्होंने कह दिया सेल। ठीक, तो जो कॉर्क है, कॉर्क का जब इन्होंने थिन स्लाइस करके मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तब वो सेल के फॉर्म में दिखाई पड़ा। अब सवाल आया कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों यूज किया, नॉर्मल नहीं दिख रहा था। तो देखिए सिंपल बात यही है कि जो सेल है साइज में वेरियस साइजेस के हैं, कुछ तो बहुत ही छोटे हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते हैं, नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में माइक्रोब्स देख लीजिए, बैक्टीरिया देख लीजिए, वो भी तो सेल्स ही हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि आप आसानी से देख सकते हैं, मुर्गी का अंडा वो भी एक सेल ही है, एग वो भी एक सेल है, सिंगल सेल है। तो कुछ तो इतने छोटे हैं जिनको आप नहीं देख सकते, कुछ इतने बड़े जिनको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। मुर्गी का अंडा इतना बड़ा, ऑस्ट्रिच का अंडा इतना बड़ा, तो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, तो वो भी एक सिंगल सेल ही है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं वो वेरियस साइजेस में अवेलेबल हैं, कुछ बहुत ही छोटे हैं, कुछ बहुत ही बड़े हैं। साथ में सेल्स के शेप्स भी अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके का हेक्सागोनल देखा, अभी आप आगे पढ़ोगे ओवल भी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी होते हैं, कुछ इस तरीके से होंगे और कुछ के बीच में यहाँ पर डिपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो ये सब अभी आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। तो सेल बेसिकली क्या है कि जो भी कोई बॉडी है उसका जो बेसिस है, बेसिस का मतलब वो बॉडी ही एक्चुअल में सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। छोटा एग्जांपल देखिए कि जैसे हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, हमारे हेयर्स हैं, अगर आप इनको कट कराने जाते हैं तो क्या ये दर्द इनको इसमें कोई दिक्कत होती है? कट जब आप कैंची से कटवाते हैं तो कोई दिक्कत तो होती नहीं, आपको पता भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल्स हैं। अब जरा इसी हेयर्स को नोचिए, खींचिए, तो क्या होगा? दर्द होता है ना। क्यों? क्योंकि जो हेयर्स है उनका जो रूट्स है वो अभी भी लिविंग पार्ट है, लिविंग कंडीशन में है, तो इसलिए वो पेनफुल नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, नेल्स है, आप आराम से नेल कटर से कट कर लेते हैं या नोच भी लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, राइट। तो उसमें तो पेन बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये जो सेल्स है वो डेड हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही थोड़ा नेल कटर से अंदर तक लग जाए तो देखिए एकदम खून निकल आता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो जो सेल्स है वो लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है। भाई जो डेड सेल्स है पहले वो तो कभी ना कभी तो लिविंग ही रही होंगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे टाइम के बाद में वो क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। सेम चीज प्लांट के साथ में भी है। प्लांट आपने देखा होगा बार्क, जिसे खूब मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं वहां जो ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता है वो बेसिकली बार्क है। जब प्लांट छोटा था तब तो ब्राउन कलर का नहीं था, तब तो ग्रीनी कलर का था, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती जाती है? डेड होती जाती है। तो इस डेड लेयर का काम क्या होता है? इस डेड लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट। ह्यूमंस के केस में मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर मतलब हेयर्स और नेल्स का मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम बाकी और चीजें देखते हैं जैसे बोन्स हैं उसमें भी डेड सेल्स हैं, ठीक है। तो जब इनिशियली लिविंग होती है बाद में धीरे धीरे करके उनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो वो डेड हो जाती है, तो वो तो हमको मैकेनिकल सपोर्ट दे ही रही है कि नहीं। तो कहने का मतलब हो गया बच्चों कि जो सेल है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और रॉबर्ट हुक ने उसको मैग्नीफाई करके देखा था और जो देखा था दैट वाज बेसिकली कॉर्ड। एक्चुअल में उनको सेल वॉल दिखी थी लेकिन उन्होंने नाम दिया था सेल। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे और ज्यादा मैग्निफिकेशन वाली चीजें आने लगी, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो लेंस और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? जो मैग्नीफाइंग लेंस है और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैग्नीफाइंग लेंस में आप बहुत थोड़ा सा इलाज करके देख सकते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, सेवरल टाइम्स होता है। मतलब 10x भी होता है, 40x भी होता है, 100x भी होता है, 10,000x भी होता है। मतलब आप जितने टाइम्स बढ़ाना चाहो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो खैर वो छोड़ ही दीजिए, तो बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा होता है कि आप पूछिए नहीं। एनीवे, तो जितना सेल छोटा होगा जब आप और मैग्नीफाई करोगे तभी तो आपको दिखाई पड़ेगा, तभी तो आपको वो समझ में आएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि सेल जो है किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और सेल के बिना हम लोग अपना सर्वाइवल सोच भी नहीं सकते हैं। जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है, लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली क्या बना रहा है? सेल ही बना रहा है, राइट। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा फील था कि हाँ भाई सेल क्या होता है, आखिर सेल की जरूरत क्या है, सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे और इन डेप्थ थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।